नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा में हम अपने 15 व्याख्यान पूरे कर चुके हैं। 15वें व्याख्यान में हमने उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में अध्ययन किया। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 16वां व्याख्यान है। इसमें हम दक्षिण भारत के राजवंश, जो कि संगम वंश कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और परीक्षा उपयोगी सारे तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। संगम वंश का समयकाल 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का रहा। इसमें हम 3 वंशों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि पांड्य वंश, चेर वंश और चोल वंश हैं। इसके अलावा चोल वंश के प्रमुख राजा जिनके बारे में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, राजेंद्र प्रथम के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही संगम वंश की राजनीतिक दशा, सैन्य व्यवस्था एवं राजकीय आय के स्रोत तथा सामाजिक स्थिति को समझने का भी प्रयास करेंगे। व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले हम संगम वंश की जो मैप में स्थिति है उसके बारे में देख लेते हैं। यह जो संगम वंश था वह दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में मौजूद था। इसकी स्थिति में हम देखते हैं कि जो चोला वंश था वो यहाँ पर मौजूद हुआ करता था। इसका चिन्ह सह का चिन्ह था और चेर साम्राज्य का चिन्ह जो कि धनुष का चिन्ह था, और जो पांड्य थे उनका चिन्ह था मछली का चिन्ह। और ये तीनों समकालीन समय में ही राज कर रहे थे। जैसा कि हम समझ चुके हैं, दक्षिण भारत में संगम युग के अंतर्गत 3 राजवंश राज कर रहे थे, जो कि पांड्य, चेर और चोल में आते हैं। पांड्य वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन था। यह जो पांड्य वंश है इसमें संगम के जो तमिल कवियों का एक सम्मेलन हुआ करता था। इस संगम युग में तमिल व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक तोलाकाप्पियम की रचना हुई। इन्हीं के समय में एक जो व्याकरण और अलंकार से संबंधित जो शास्त्र है उसकी रचना की, जिसकी रचना का नाम है तोलाकाप्पियम। इसके रचनाकार तोलाकाप्पियर थे। इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण पुस्तक है तोलाकाप्पियम, जिसके रचनाकार तोलाकाप्पियर थे। यह पांड्य वंश में ही लिखी गई थी और इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तमिल काव्य को 2 भागों में विभक्त किया गया है। तमिल काव्य जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो इनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक है अगम, जो कि होता है प्रेम संबंधित काव्य, और दूसरा है पुरम, जो कि राजाओं की प्रशंसापूर्ण कार्यों के लिए प्रशंसा करने के लिए जो रचनाएं की जाती थी उनको पुरम कहते हैं। और प्रेम संबंधित काव्य जो कि उस समय पर चलते थे, उस समय पर इनकी रचना की गई थी, तो उन्हें अगम कहा जाता है। पांड्य वंश में 3 कवि सम्मेलन हुए, जो कि इस प्रकार हैं। पांड्य शासकों के नेतृत्व में 3 संगम तमिल कवियों का जो सम्मेलन था वो संपन्न हुए थे। इसका जो प्रथम सम्मेलन था वह अगस्त्य जो अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इनका स्थान था मदुरई, और पांड्यों के शासनकाल में यह तीनों हुए थे, इसलिए पांड्य शासकों के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। द्वितीय जो सम्मेलन है तोलाकाप्पियर, जो कि कवि थे, इनकी अध्यक्षता में हुआ। जो शासनकाल था वो पांड्य का था। कपाटपुरम में यह संपन्न हुई। तृतीय जो तमिल सम्मेलन था वह था नक्कीकर के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पांड्य शासक थे और यह मदुरई में संपन्न हुआ। पहला और तीसरा, जो कि पहला अगस्त की अध्यक्षता में हुआ वह भी मदुरई में हुआ था, और नक्कीकर की अध्यक्षता में हुआ वह भी मदुरई में हुआ था। जो तोलाकाप्पियर की अध्यक्षता में हुआ वह था द्वितीय, और यह कपाटपुरम में संपन्न हुआ था। 3 राजाओं के जो इस समय का पांड्य, चेर और चोल थे, इन राजाओं के चित्र, ये है धनुष का चित्र, ये सह का, और ये मत्स्य का यानी मछली का। जो इनके झंडे हुआ करते थे उन पर ये देखे जाते थे। पांड्य वंश के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। पांड्य वंश का प्रारंभिक उल्लेख
पाणिनि के अष्टाध्यायी सी पाणिनि द्वारा जो रचना की गई थी अष्टाध्यायी की, उसमें इसका वर्णन मिलता है पांडवंश का। इसके अतिरिक्त अशोक के शिलालेख, महाभारत एवं रामायण में भी पांड्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके जो सोर्स हैं, एक तो है जो पाणिनि का अष्टाध्यायी, महाभारत से, रामायण से, और अशोक के जो सम्राट अशोक रहे हैं मौर्य वंश के, उनके अभिलेखों से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, उसमें किसका पांड्य राज्य का उल्लेख किया गया है और इंडिका में मावर नाम से इन्हें जाना गया है। उसके अनुसार पांड्य राज्य पर हेक्टर की पुत्री का शासन था तथा वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। जो इंडिका है उसके अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें लिखा हुआ है कि पांड्य राज्य पर हेक्टर की पुत्री का शासन था और यह क्षेत्र जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई हुआ करती थी, जिसके बारे में जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो पांड्य शासकों की राजधानी हुआ करती थी, पांड्य राज्य की राजधानी हुआ करती थी, वह मदुरई हुआ करती थी। मदुरई अपने कीमती मोतियों एवं वस्त्रों की उन्नत व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर मोतियों के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार, और यह वस्त्रों के उन्नत व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। संभवतः पांड्य राज्य मदुरई, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली एवं त्रावणकोर तक विस्तृत था। इनका जो शासनकाल है इतने राज्यों तक, इतने जो क्षेत्र हैं इन तक विकसित था। पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा प्रारंभ की। जो पांड्य शासक थे नेडियोन, इन्होंने समुद्र की पूजा प्रारंभ की। पांड्य शासक नंडुजेरियन ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। तो जो नंडुजेलियन थे इन्होंने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में राजदूत भेजा था। पांड्यों का एक राजकीय चिन्ह मछली था। पांड्यों का जो राजकीय चिन्ह है हम अध्ययन कर चुके हैं, वह मछली हुआ करता था। इसके जो प्रमुख शासक थे नेडियोन, पालसामेल्लु, कुडुम्मी, नेंडुजेलियन, बेरी, सेतिये, कौरई। बहुत ही कठिन नाम है, पढ़ने का प्रयास कीजिए। आइए इस समय की राजनीतिक दशा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जो कि यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक दशाएं हैं वह तीनों साम्राज्य की लगभग समान थी, इसलिए हम इनको एक मानकर ही चलते हैं। दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये कुल संघ प्रांतीय होते थे। संघ अर्थात छोटे छोटे जो क्षेत्र हुआ करते थे उनको मिलाकर एक संघ, एक बड़े क्षेत्र का निर्माण किया जाता था। जिस प्रकार आज हमारे जो राज्य हैं, राज्यों को मिलाकर जो भारतीय संघ की स्थापना की गई है, उसी प्रकार जो इस क्षेत्र में जो भी इनके छोटे छोटे क्षेत्र होते थे उनको मिलाकर एक संघ या प्रांतीय होते थे। इस प्रकार के राज्य उत्तर भारत में भी थे। जिस प्रकार के राज्य दक्षिण भारत में जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी, उसी प्रकार के उत्तर भारत में भी थे, जिन्हें कौटिल्य ने कुल संघ कहा था। राजा का पद वंशानुगत होता था तथा ज्येष्ठता पर आधारित होता था। पहले तो जो राजा हुआ करता था, राजा का पुत्र राजा ही बनता था, अर्थात यह वंशानुगत था। इसके अलावा जो प्रोफेंस है वो ज्येष्ठता के आधार पर दी जाती थी। यदि राजा के 2 पुत्र हैं तो जो गद्दी मिलेगी वह बड़े पुत्र को मिलती थी। प्रशासन का समस्त अधिकार राजा के पास होता था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति निरंकुश हुआ करती थी। यह शब्द बहुत ही बार प्रयोग किया जाता है। आप मेंस की आंसर राइटिंग में यह शब्द प्रयोग कर सकते हैं, निरंकुश। अतः इस पर कोई भी जो राज्य का कोई भी अधिकारी अंकुश नहीं लगाता था, यह अपने निर्णय स्वयं ले सकता था, इसलिए इसकी प्रवृत्ति निरंकुश हुआ करती थी।
राजा का आदर्श था, राजा के जो आदर्श थे वह था विजय करना, प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करना, प्रजा से अपने पुत्रों के समान व्यवहार करना, निष्पक्षता का भाव रखना, शासन के कार्यों का संचालन करना। राजा अपनी प्रत्येक सभा में जनता की कठिनाइयों को सुनता था। जो भी इसकी जो सभा होती थी उसमें यह जनता की कठिनाइयों को सुनने का प्रयास करता था या अपने मंत्रियों के माध्यम से उनकी जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको जानने का प्रयास करता था। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय मनरम होता था। राज्य का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसे मनरम कहा जाता था, जिसका सर्वोच्च राजा होता था। यहाँ हम देखते हैं कि राजाओं का जन्मदिन भी मनाया जाता था। जो राजा थे यहाँ के, उनका जन्मदिन वर्ष में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, जिसे पेरुनल कहा जाता था। जो यहाँ की प्रतिनिधि परिषदें थीं वह राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी। एक और तो हम यह पढ़ते हैं कि राजा निरंकुश हुआ करता था, परंतु यह भी न्यायप्रिय था। अतः यह अपने मंत्रियों को इसने इतनी पावर दे रखी थी कि वह इसकी जो निर्णय हैं उन पर अंकुश लगा सकें। इन परिषदों के जो सदस्य थे, जो कि न्याय करने जो प्रतिनिधि परिषदें थी, इनके जो सदस्य थे वह जनप्रतिनिधि यानी लोगों की आवाम की जो सुनने वाले व्यक्ति थे वह इनके बीच होते थे। पुरोहित एवं ज्योतिषी, वैद्य तथा मंत्रीगण होते थे। इनकी जो मिनिस्ट्री थी या फिर जो परिषद थी उसके सदस्य जनप्रतिनिधि, पुरोहित, ज्योतिषी, वैद्य तथा मंत्रीगण होते थे। इस परिषद को पंचवरम या पंचमहासभा कहा जाता था। इनके समय के जो पांड्य शासकों के मुख्य अधिकारी हैं उनके बारे में जानते हैं। मंत्री जो कि मिनिस्टर हुआ करते थे उनको अभियाचार कहा जाता था। पुरोहितों के लिए पुरोहितास कहा जाता था। सेना नायक के लिए सेनापतियार कहा जाता था। दूत या राजदूत के लिए दूतार कहा जाता था और गुप्तचर के लिए औरयार कहा जाता था। संगम वंश की सैन्य व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। संगमकालीन शासकों के पास पेशेवर सैनिक थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक थे। हथियार के रूप में यह तलवार, धनुष, बाण आदि का प्रयोग करते थे। युद्ध में शिविर लगाए जाते थे। जहाँ पर भी युद्ध होते थे वहाँ पर शिविर लगाए जाते थे। समय की जानकारी जल घड़ी के माध्यम से पता किया जाता था कि कौन सा जो समय हो रहा है। समय की जानकारी जल घड़ी के माध्यम से ज्ञात होती थी। राजा के महल पर सशस्त्र महिलाओं का पहरा होता था ताकि दुश्मनों को शक ना हो, इसलिए यह अपने राजमहल के बाहर महिलाओं, जो सशस्त्र महिलाएं थी, जो सैनिक महिलाएं थी, उनका पहरा रखता था। सेना के प्रमुख को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। चोल एवं पांड्य दोनों के शासनकाल में नागरिक एवं सैनिक पदों पर धनी किसानों को नियुक्त किया जाता था। जो चोल थे और पांड्य थे दोनों के शासनकाल में नागरिक एवं जो नगर है और सैनिक पदों पर जो उच्च पद होते थे, नागरिक पद होते थे और सैनिक पद होते थे, उन पर धनी किसानों के लिए नियुक्त किया जाता था। राजकीय आय के स्रोत जानते हैं कि इस प्रकार इस समय पर राजकीय स्रोत क्या थे एवं कर व्यवस्थाएं क्या थी। संगमकालीन आय के स्रोत कृषि तथा व्यापार पर लगने वाले कर तथा भूमि पर लगने वाले कर और भूमि पर लगने वाले कर को कराई कर कहते थे तथा सामंत द्वारा दिए जाने वाले कर के लिए सामंत द्वारा जो कर दिया जाता था एवं लूट द्वारा प्राप्त धन को एराई कर कहा जाता था। अब दो शब्द देखते हैं कि भूमि पर लगने वाले कर को कराई और क्या है, जो लूट द्वारा धन प्राप्त होता था, जो युद्ध के माध्यम से दूसरे राज्यों पर यह विजय प्राप्त करते थे, वहाँ से जो धन प्राप्त होता था उसे एराई कहते थे और भूमि पर लगने वाले कर को कराई कहते थे। इसके अलावा जो हमने सोर्स हैं वो पढ़े हैं। एक कृषि है, व्यापार के माध्यम से भूमि पर लगने वाला कर है, ठीक है, और सामंत द्वारा दिया जाने वाला कर है और लूट से प्राप्त धन या एराई कर है। सीमा शुल्क की भी व्यवस्था थी। सीमा शुल्क द्वारा
प्राप्त कर को उलगु या संगम कहा जाता था। मनोरंजन मनोरंजन देख लेते हैं। यहाँ के लोग कविता, पाठ, गायन, वादन, नृत्य, कला, नाटक आदि द्वारा मनोरंजन किया करते थे। आइए इस समय की सामाजिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। संगमकालीन व्यवस्था तीनों वंशों की एक समान व्यवस्था थी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो कि नज़दीकी क्षेत्र थे, एक दूसरे के समकालीन भी थे, तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी वो समान व्यवस्थाएं ही तीनों वंशों में चल रही थी। संगम समाज के समाज को 5 वर्गों में विभक्त किया गया था। इस समय का जो समाज था वह 5 वर्गों में विभक्त था, जिसमें कि ये तीनों वंश आ रहे थे। इसमें एक वर्ग ब्राह्मण था जिसको पुरोहित वर्ग कहा जाता था। दूसरा था अरसर जो शासक वर्ग हुआ करता था। तीसरा था बैनिगर जो वणिक वर्ग हुआ करता था। बेल्लान वो कहलाते थे बड़े कृषक या शासक वर्ग। जो शासक वर्ग होता था और बड़े किसान होते थे उनको बेल्लान कहा जाता था। और 5वां है बेल्लार। इसको मजदूर कृषक, जो छोटे स्तर के जो कृषक होते थे या मजदूर कृषक वर्ग होता था, उसके लिए बेल्लार कहा जाता था। और बेल्लान कहा जाता था बड़े कृषकों के लिए। यहाँ इसमें ना का फर्क है, रा और ना। वैदिक संस्कृत के प्रचलन के कारण राज दरबारों में ब्राह्मणों एवं पुरोहितों का स्थान था। पुरोहित जो कि वैदिक काल से ही संस्कृत के ज्ञाता रहे थे, उनको पढ़ते आ रहे थे, इसलिए वैदिक संस्कृत का इनके राज्य में जो प्रचलन हुआ, जो कि दक्षिण भारत के राजवंश थे, इन्होंने अपने क्षेत्र में संस्कृत भाषा को महत्व दिया। अतः इसके कारण ही राज दरबारों में ब्राह्मणों एवं पुरोहितों को स्थान मिला। राजा करिकल ने एक कवि के लिए, यह रचनाकारों के बहुत ही वो होते थे कि उनका प्रोत्साहन बढ़ाते थे। राजा करिकल थे, उन्होंने एक कवि के लिए 1,60,000 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया था। खेती मजदूरी का काम करने वाले निचले वर्ग के लोग होते थे। ज़्यादातर खेती व मजदूरी का कार्य निचले वर्ग के लोग करते थे। मारूवर धनी या यवन लोगों के निवास स्थल को कहते थे। जो मारूवर था वह धनी यवन लोगों के निवास स्थल को कहा जाता था। आइए स्त्रियों की जो दशा थी इस समय पर, उसको जानने का प्रयास करते हैं। लड़की के जन्म को अशुभ माना जाता था। इस समय पर लड़की के जन्म को अशुभ माना जाता था। परिवार पितृ प्रधान था। अतः जो कि इस समय का जो समाज था वह पितृ प्रधान था या पुरुष प्रधान था। यह शब्द बहुत ही बार आता है, पितृ प्रधान, यानी जहाँ पर पुत्र या पुरुष पक्ष की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वह ज़्यादा मायने रखती हैं, उसके लिए पितृ। और जहाँ पर स्त्रियों के लिए सम्मान या मातृत्व की बात होती है या स्त्रियों के कल्याण की बात होती है, उस समय के समाज को मातृ प्रधान समाज कहा जाता है। निम्न वर्ग की स्त्रियां खेतों में काम करती थीं। जो निम्न वर्ग की स्त्रियां हैं उनको खेतों में कार्य करना पड़ता था। उच्च वर्ग की स्त्रियों ने कवियत्री के रूप में अपने को स्थापित किया था। उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थीं वह संगीत एवं कला के क्षेत्र में अपने को विकसित करने के लिए इनके लिए स्थान प्राप्त था। विधवाओं की स्थिति इतनी बदतर थी कि उन्हें स्वेच्छा से सती होना अधिक सरल लगता था। उनका जीवन इतना कठिनाईपूर्ण होता था और जिससे वह स्वेच्छा से सती होना पसंद करती थी, या उनको ऐसा लगता था कि यह इस जीवन से अच्छा तो सती होना अच्छा है। स्वैच्छिक सती प्रथा का प्रचलन संगम काल में हुआ करता था। अतः इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो सती प्रथा है वो बॉन्डिंग नहीं थी कि आप सती प्रथा करना ही चाहते। अगर स्त्री अपनी स्वेच्छा से चाहे तो वह सती हो सकती थी, ये अगर ना चाहे तो विधवा रहकर अपना जीवन यापन कर सकती थी। आइए चेर वंश के बारे में अध्ययन करते हैं, दूसरे वंश के बारे में। चेर राजवंश के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण जो कि ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, अशोक के शिलालेख तथा कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य से जानकारी मिलती है। जो चेर साम्राज्य है या चेर राजवंश है,
इसके बारे में जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, अशोक के शिलालेख, कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य से जानकारी मिलती है। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। धनुष। चेर वंश का विस्तार आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र, उत्तरीय त्रावणकोर, कोचीन तक फैला हुआ था। इसका जो क्षेत्र था, आधुनिक जो कोंकण क्षेत्र है, मालाबार का तटीय क्षेत्र है, उत्तरी त्रावणकोर, कोचीन तक फैला हुआ था। उदयन जैरल इस वंश का प्रथम शासक था। जो उदयन जैरल है वह इस वंश का प्रथम शासक था। इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों के लिए, ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत में जो वीर भाग ले रहे थे उनके लिए भोजन का करवाया था। इतिहासकारों द्वारा या किंवदंतियों द्वारा यह पता लगता है कि इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले लोगों के लिए, जो सैनिक थे उनके लिए भोजन करवाया था। इस वंश का महान शासक सेनगुट्टुवन था, जिसे लालचेर के नाम से जाना जाता था। सेनगुट्टुवन को लालचेर के नाम से जाना जाता था। संगम वंश का प्रसिद्ध महाकाव्य शिलाकाप्यदिकारम है। शिलाकाप्यदिकारम है के अनुसार सेनगुट्टुवन कौमार्य देवी का उपासक था। जो सेनगुट्टुवन था वह कौमार्य देवी का उपासक हुआ करता था और इसकी उपासना से संबंधित पत्नी संप्रदाय का संस्थापक था। पत्नी संप्रदाय की जो स्थापना है, इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पत्नी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो इसको आप लगा सकते हैं कि सेनगुट्टुवन द्वारा कौमार्य देवी की उपासना से संबंधित पत्नी संप्रदाय की स्थापना की गई थी, जिसमें इसके अंतर्गत एक आदर्श एवं पवित्रता की देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। जिसके अंतर्गत एक आदर्श एवं पवित्र देवी के रूप में मूर्ति बनाकर यह कौमार्य देवी की पूजा किया करते थे। चेर शासक ईनाम दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत करवाई थी। जो ईनाम क्षेत्र है यहाँ पर दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत कराई थी। करिकल ने कावेरी नदी पर एक बांध बनवाया था। करिकल संगीत का ज्ञाता एवं वैदिक धर्म का अनुयायी था। आइए तीसरे वंश के बारे में जानकारी लेते हैं, चोल साम्राज्य। चोलों के विषय में जानकारी पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलती है। महाभारत एवं संगम साहित्य में भी इसकी जो जानकारी है वह प्राप्त होती है। इस समय का संस्थापक, इस जो साम्राज्य है इसका संस्थापक विजयपाल था। इस साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी। पहला राजा परांतक प्रथम चोल साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था, जिसने पांड्य राजा मदुरई में पराजित किया था। जो पांड्य राजा मदुरई में पराजित, पांड्य राजाओं के लिए जो मदुरई में पांड्य राजाओं का शासन हुआ करता था, इसके लिए जो परांतक प्रथम था, जो चोल राजा, उसने पराजित कर दिया था मदुरई और मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। परांतक ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य एवं श्रीलंका की संयुक्त सेना को पराजित किया था। जो वेल्लूर क्षेत्र में युद्ध हुआ था पांड्य एवं श्रीलंका के बीच, उसमें श्रीलंका को इसने पराजित कर दिया था। परांतक प्रथम ने अपने उत्तर मेरु अभिलेख के लिए जाना जाता है। इसने उत्तर मेरु अभिलेख लिखवाया था। इसके लिए परांतक प्रथम को जाना जाता है, जिससे स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। जो अभिलेख है, इस अभिलेख में इसने स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी के लिए अंकित करवाया है। राजराजा प्रथम ने चेर और पांड्य साम्राज्य पर अधिकार करने के पश्चात श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। जो राजराजा प्रथम थे, उन्होंने चेर एवं पांड्य साम्राज्य के लिए साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था, या दोनों क्षेत्रों पर इसने अधिकार करने के बाद जो श्रीलंका का उत्तरी भाग था उस पर कब्जा कर लिया था तथा उसका नाम मुंडी चोल मंडलम रखा था। बहुत ही कठिन नाम है, बड़ी मुश्किल से याद होते हैं। और जो क्षेत्र था, जो श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र था, उसके लिए इसने
मुंडी चोल मंडलम नाम दिया था। उस समय श्रीलंका में महेंद्र पंचम का शासन हुआ करता था। तंजौर में जो राजराजेश्वर मंदिर है, जो कि शैव मंदिर है, का निर्माण राजराजा प्रथम ने करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि राजराजा प्रथम द्वारा जो तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राजराजा प्रथम ने करवाया था। आज जिसे बृहदेश्वर नाम से जानते हैं, वर्तमान में इसको बृहदेश्वर नाम से जानते हैं। बहुत ही कलात्मक कृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है। लेक्चर के एंड में हम आपको इसकी तस्वीर दिखाएंगे। इस मंदिर की दीवार पर बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। चोल वंश के प्रथम शासक जो कि चोल राजेंद्र प्रथम थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका को अपने चोल साम्राज्य का अंग बना लिया था। यह प्राचीन भारत का पहला शासक था जिसने समुद्र पार करके देशों पर अपना स्थायी साम्राज्य स्थापित किया था। अब तक तो जो भी राजवंश थे वो समुद्र पार करके वो युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन वहाँ से लूट का माल लेकर वापस आ जाते थे। इससे राजेंद्र प्रथम की ये इससे जो विजय से इससे पता लगता है कि इनकी जो नेवी थी, जो जल सेना थी, वह बहुत ही कठोर हुआ करती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सेना थी जिससे यह यहाँ पर युद्ध तक कर रहे थे। इसने ये समुद्र पार जाकर दूसरे देशों पर अपना स्थायी साम्राज्य स्थापित किया। राजेंद्र प्रथम ने चेर पांड्य राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने चेर एवं पांड्य राज्य को अपने अधिकार में लेकर इसका वायसराय अपने पुत्र राजाधिराज को बनाया था। राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय मलाया, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा तथा निकटवर्ती द्वीपों। राजेंद्र प्रथम की जो विजय हैं, इनमें मलाया, प्रायद्वीपीय सुमात्रा के निकटवर्ती द्वीपों को मिलाकर थी, जिसका शासक विजय तुंग वर्मन था। राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए चोलंगम नामक तालाब बनवाया था। इसने अपने राजदूत को 2 बार चीन भेजा था। इसने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। राजाधिराज ने चालुक्य शासक सोमेश्वर के साथ हुए प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त की थी। जो राजाधिराज थे, राजेंद्र प्रथम के पुत्र, उन्होंने सोमेश्वर के साथ हुए युद्ध में विजय प्राप्त की तथा इसके उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। प्राचीन भारत में यह यज्ञ अंतिम उदाहरण माना जाता है, जो कि वैदिक काल से वैदिक काल से जो भी यज्ञ होते आ रहे थे, इनमें अंतिम यज्ञ की जानकारी, जो कि अश्वमेध यज्ञ है, उसकी जानकारी इन्हीं से मिलती है कि जो लास्ट में जो इन्होंने अश्वमेध करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसके बाद कोई भी प्रमाण अश्वमेध यज्ञ के नहीं मिलते हैं। जबकि द्वितीय युद्ध कोप्पम नामक स्थान पर हुआ, वहाँ इसकी मृत्यु हो गई। जो इसने पहला जो युद्ध किया था सोमेश्वर के साथ, उसमें इसकी विदाई हुई, परंतु जो दूसरा युद्ध था इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। चोल शासक कुलोतुंग ने चिदंबर मंदिर में स्थित, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुलोतुंग ने चिदंबर मंदिर में स्थित विष्णु जी की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। जो कुलोतुंग नाम के जो शासक थे, इन्होंने ये चोल वंश से ही संबंधित थे। इन्होंने चिदंबर मंदिर में स्थित विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था, जिसका जीर्णोद्धार वैष्णव आचार्य रामानुज ने करवाया था, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा तिरुपति मंदिर में करवाई गई है। यह वही मूर्ति है जो तिरुपति में विराजमान है, भगवान विष्णु की। वह आचार्य रामानुज द्वारा
इस मंदिर में स्थापित करवाई गई थी और इसको कुलोत्तुंग शासक द्वारा समुद्र में फेंकवाया गया था। यह है आपका सरप्राइज, यह है बृहदेश्वर मंदिर। जो कि अपने कलात्मकता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका जो शिखर है वह बहुत ही हैवी है, जिसके बारे में कई वैज्ञानिक खोजें हुई हैं कि इतना जो वजन है वो यहाँ तक कैसे ले जाया गया होगा। ये नज़दीक से तस्वीर बृहदेश्वर टेम्पल की देखिए, बहुत ही कलात्मक। इस समय की स्थिति के बारे में आपको जानकारी हुई होगी, और जो आपने अगर पूरा लेक्चर सुना है तो ये सब चीज़ें देखकर आप सहज फील कर रहे होंगे। यह है तिरुपति मंदिर, जिसमें वो विष्णु जी की प्रतिमा विराजमान है, जो उन राजा द्वारा, शासक द्वारा फेंकवा दी गई थी। रामानुजन द्वारा इसको इस मंदिर में स्थापित किया गया था। इसके अलावा ये हैं तिरुपति बालाजी, जिनकी जो यही मूर्ति है वो जिसको इस मंदिर में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, और आपसे आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और अध्ययन करने के लिए इस लेक्चर को बार बार सुनें, पॉज करके नोट्स बनाते जाएं, ताकि आप ठीक से अध्ययन कर पाएँ। एक एक इसका जो इसमें फैक्ट बताया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्थिति को समझकर आंसर राइटिंग करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। और इसके अलावा जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब पर जाइए और वहां से सर्च कीजिए। जो भी आपको जानकारी प्राप्त होती हो और क्वेश्चन पेपर से जानकारी प्राप्त होती है उसको एकत्रित करते जाइए। इसके अलावा आपको ऐसे बच्चों तक इसकी जानकारी देनी है जो विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थान हैं, कोचिंग वगैरह की फीस नहीं भर पाते, उनके लिए एक बेसिक ज्ञान प्राप्त होगा और इतिहास को समझने में बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। धन्यवाद।